एक बार एक क्राइम रिपोर्टर अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी बेसुध हालत में आकर गिर जाता है। तभी क्राइम रिपोर्टर अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा लेता है, लेकिन वो बहुत घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि इतने सुनसान रास्ते में ये आदमी कहाँ से आया। तभी वो हिम्मत करके गाड़ी से बाहर निकलता है और उस आदमी को उठाता है। वो घबराते हुए रिपोर्टर को बताता है कि कोई उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वो अपनी जान बचाकर भाग रहा था। लेकिन रिपोर्टर को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। फिर भी रिपोर्टर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी पहले पुलिस स्टेशन जाने की बात कहता है। अब रिपोर्टर को थोड़ा उस पर भरोसा होने लगता है, लेकिन अब रिपोर्टर के दिल में ये ख्याल आ जाता है कि क्यों ना ये केस वो खुद ही सुलझा दे और बाद में पुलिस को इन्फॉर्म करे। और यही रिपोर्टर की सबसे बड़ी गलती होती है, जो कि एक नए अध्याय की शुरुआत करती है। अब तक रिपोर्टर को उस इंसान पर पूरा भरोसा हो चुका था और वो उसकी बातों में आ जाता है। वो इंसान एक हॉस्पिटल का नाम बताता है और कहता है कि वहाँ के एक डॉक्टर को वो जानता है और उसके पास जाने की जिद करता है। तभी रिपोर्टर उसकी बात मानकर उसे वहाँ ले जाता है। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर तो आज छुट्टी पर है और वो अपने घर में ही होंगे। तभी वो इंसान रिपोर्टर से कहता है कि डॉक्टर के घर में जाकर मिलते हैं। रिपोर्टर के मना करने के बावजूद भी वो उसे चलने को मना ही लेता है। तभी दोनों डॉक्टर के घर की ओर निकल पड़ते हैं और जैसे ही घर पहुंचते हैं तो ये डॉक्टर रिपोर्टर की पहचान का होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ आए हुए इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके अंदर अजीब सा गुस्सा दिखाई देता है। डॉक्टर रिपोर्टर को घर के अंदर बुलाता है। डॉक्टर घर में अकेले ही होते हैं और इतनी रात को अचानक इनके आने से डॉक्टर को कुछ अजीब लगता है। फिर भी वो रिपोर्टर से पहले से परिचित होने की वजह से दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। तभी रिपोर्टर डॉक्टर को सारी घटना बताते हैं, लेकिन डॉक्टर को फिर भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये आदमी उन्हें कैसे जानता है जो रिपोर्टर के साथ आया है। तभी वो इंसान डॉक्टर के बारे में कुछ पुरानी बातें बताता है, जिसकी वजह से डॉक्टर को भी यकीन हो जाता कि वो इंसान सच ही बोल रहा है। शायद डॉक्टर ही उसे भूल गए होंगे। अचानक डॉक्टर उठते हैं कहकर, रुके, मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाता हूँ। तभी वो आदमी कहता है, आप रहने दीजिए, मैं चाय बना देता हूँ, आप मुझे अपने किचन का रास्ता बता दीजिए। लेकिन डॉक्टर को ये अनुचित लगता है तो वो उसे मना करते हैं, लेकिन वो इंसान काफ़ी जिद करने लगता है तो डॉक्टर को मजबूरी में उसे किचन तक ले जाना पड़ता है और डॉक्टर उसे चाय का सामान देते हैं और बाहर चले जाते हैं। तभी वो आदमी गैस का रेगुलेटर ऑन करके किचन की सारी खिड़कियां बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद डॉक्टर को आवाज़ देता है, आपका लाइटर नहीं चल रहा डॉक्टर साहब। डॉक्टर जैसे ही किचन में आते हैं तो उन्हें गैस की बदबू आती है, लेकिन वो सामान्य बात समझकर उस इंसान को लाइटर देते हैं और जैसे ही वो लाइटर जलाते हैं वो आदमी बाहर भाग जाता है और अचानक गैस की आग डॉक्टर को चपेट में ले लेती है।
अचानक हुई ऐसी घटना से रिपोर्टर को कुछ समझ में नहीं आता और वो रिपोर्टर उस आदमी के साथ घर के बाहर भागता है। रिपोर्टर ये घटना देखकर जल्दी से पुलिस को इन्फॉर्म करता है और साथ ही फायर ब्रिगेड को भी बुलाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घटनास्थल पर पुलिस के आने के बाद रिपोर्टर उस आदमी के साथ वहां से निकल जाता है और गाड़ी की स्पीड तेज करके कहीं अकेले जगह में जाना चाहता था। दरअसल ये सब देखकर उसका दिमाग घूम चुका था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है। तभी अचानक बगल में बैठा हुआ आदमी उसकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील घुमा देता है और गाड़ी रोड के किनारे एक खाई में चली जाती है। गाड़ी का इतना ज़बरदस्त एक्सीडेंट होने के बाद दोनों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। दोनों खून से लथपथ दिखाई देते हैं। रिपोर्टर चोटिल हालत में होकर उस इंसान से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तभी वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है और रिपोर्टर से कहता है, मेरा सोनू सो गया। रिपोर्टर ये सुनकर चकित रह जाता है, क्योंकि इस नाम से तो उसकी प्रेमिका उसे बुलाती थी, जो कुछ सालों पहले गुजर गई थी, जिसकी वजह ये रिपोर्टर ही था जिसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट कर दिया। और जब बाद में लड़की ने शादी की बात कही तो फिर उसी डॉक्टर के साथ मिलकर उसने बच्चे को पेट में ही मार डाला। इस तरह से उस लड़की का बदला तो पूरा हो गया। रिपोर्टर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और अपने आखिरी पलों में उसने बस हंसी की ही आवाज़ सुनी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। एक बहुत ही खूबसूरत गांव था जिसका नाम था वीरनगर। यहाँ सभी लोग बहुत खुशी से रहा करते थे। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच अमेरिका से एक फैमिली अपने पुश्तैनी घर में रहने आती है। उस परिवार में पति पत्नी और उनका छोटा सा बेटा था जो अपने हवेली में रहने आए थे। सभी के आते ही गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि ये फैमिली कोई और नहीं बल्कि इसी गांव के रहने वाले पुराने ज़मींदार की थे और गांव वाले उनकी बहुत इज्जत करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन इस परिवार के बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। सभी को लगता है मौसम का परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे लड़के का चेहरा नीला पड़ने लगा। आनन फानन में परिवार वालों ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर को भी कुछ समझ में तो नहीं आया। उनके पास में ही बने एक हॉस्पिटल में उन्हें टेस्ट के लिए बुलाया गया ताकि बच्चे की बीमारी का पता लगाया जा सके। परिवार ने डॉक्टर की सलाह अनुसार हॉस्पिटल जाना ज़रूरी समझा। सारे टेस्ट होने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जैसे ही सारा परिवार गांव पहुंचा तो गांव के कुछ बुजुर्गों ने बच्चे की हालत देखकर उन्हें ओझा के पास जाने को कहा। आज भी गांव में पुराने रीति रिवाज के अनुसार झाड़ फूंक करके इलाज करने की प्रथा कायम है। परिवार सभी सदस्य बच्चे के लिए ओझा के पास जाने को भी तैयार थे। गांव के पास ही पहाड़ी में एक बाबा रहते थे जो कि काली विधा में माहिर थे। जैसे ही उनके आश्रम की सीढ़ियों में वो बच्चा अपने परिवार के साथ पहुंचा तो ओझा जोर जोर से चिल्लाने लगे, तू क्यों आई है? इतने बरसों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ।
ये सब सुनकर बच्चे के माता पिता और गांव वाले दहशत में आ गए। उन्हें समझ नहीं आया कि बाबा को इतना क्रोध क्यों आ रहा है, जबकि उन्हें अभी तक कोई बात बताई ही नहीं गई। लेकिन बाबा तो काली माया में पारंगत थे। इस वजह से उन्हें रूहानी ताकतों को पहचानना आता था। सभी लोगों ने आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन बाबा ने केवल उस बच्चे के पास आने को कहा। बच्चे की हालत बहुत ही खराब थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका शरीर नीला दिखाई पड़ रहा था और उसके शरीर का तापमान आम बुखार से कई ज्यादा था। ओझा ने भभूत उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंका। बच्चा जमीन पर लेट गया और जोर जोर से हाथ पैर हिलाने लगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि बाबा की भभूत में क्या चमत्कार हुआ कि बच्चा अपने आप ही जमीन पर लेटकर ऐसी हरकतें करने लगा। तभी अचानक बच्चा अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता है और बहुत ही खूंखार औरत की आवाज में ओझा को उसके पुराने नाम से बुलाया। अरे ओ प्रेमनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूंगी। लड़के का ऐसा स्वर सुनकर उसके माँ बाप घबरा गए। लड़के को इस अवस्था में देखकर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी ओझा ने एक मंत्र पढ़कर बच्चे को अपने काबू में किया। सारे गांव वाले ओझा से पूछने लगे कि बाबा ये सब क्या है, ये बच्चा आखिर ऐसे क्यों कर रहा है। तभी ओझा ने बताया कि इसके अंदर कोई चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज 70 साल पहले चोरी के आरोप में जिंदा जला दी गई थी। उसे ऐसी सजा देने वाले कोई और नहीं बल्कि इस बच्चे के दादाजी थे, और वो चुड़ैल अपना बदला लेने के लिए आई है, क्योंकि वो गर्भवती अवस्था में जिंदा जला दी गई थी और उसके कोख में पल रहा मासूम बच्चा भी जल गया। इसी वजह से वो उस वंश के बच्चे को भी दर्दनाक मौत देना चाहती है ताकि उसका बदला पूरा हो सके। ये सारी कहानी जानने के बाद उसके परिवार वाले ओझा के सामने खिड़खिड़ाने लगे और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगे। तभी ओझा ने अपनी घोर तपस्वी शक्ति से मंत्रों के उच्चारण के साथ उस चुड़ैल को मासूम बच्चे के बाहर निकाल दिया और कुछ ही पलों में बच्चा सामान्य हालत में आने लगा। सभी को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और ओझा ने भी ये कह दिया कि अब वो चुड़ैल यहाँ कभी नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। राजीव और प्रताप दोनों ही एक पार्टी से वापस लौट रहे थे। रात के 10 बज रहे होंगे। राजीव बड़ी ही तेजी से गाड़ी चला रहा था। यार, इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है? प्रताप ने सिगरेट का कश लगाते हुए कहा। राजीव ने कुछ नहीं कहा और बस गाड़ी चलाने पर ध्यान देता रहा। यार राजीव, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तुम अपनी ही धुन में गाड़ी चलाए जा रहे हो। अभी चुप रहो, शमशान का रास्ता शुरू हो रहा है और मुझे जल्दी से जल्दी इस सुनसान रास्ते को पार करना है। राजीव ने ड्राइविंग करते हुए प्रताप से कहा। क्या यार, तुम भी भूत प्रेत पर विश्वास करते हो? शमशान का रास्ता है तो क्या हुआ? प्रताप ने हंसते हुए कहा। राजीव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी तेजी से चलाता रहा। तभी एक लड़की तेज गति से भागती हुई विपरीत दिशा से सीधी आकर उनके गाड़ी से टकराई। एक भयानक चीख उठी उस लड़की की। राजीव और प्रताप दोनों भी चीख पड़े। राजीव ने जोरदार ब्रेक मारी। गाड़ी रुक गई। टायर से धुआं निकल रहा था।
राजीव ने मजबूती से स्टीयरिंग पकड़ ली थी तो वहीं सामने बैठे प्रताप ने गाड़ी के डैशबोर्ड को। गाड़ी की लाइट ऑफ हो चुकी थी। अंदर भी और बाहर भी घना अंधेरा छा गया था। राजीव ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा कि अब वो नहीं बच पाएंगे। आंखें मूंदे स्टीयरिंग पर पड़ा था। उसने प्रताप की ओर देखा। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए एकटक आंखें फाड़कर बाहर की तरफ देख रहा था प्रताप। राजीव राजीव क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? कहते हुए प्रताप ने उसके माथे को टटोला। कौन है? कौन है? राजीव ने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं हूं राजीव, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं ठीक हूं, पर वो लड़की कहाँ गई? लड़की? कौन लड़की? प्रताप ने हैरान होते हुए कहा। वही जो अभी अभी गाड़ी से टकराई थी। राजीव ने उसकी हैरानी दूर करते हुए कहा। पर मैंने तो कोई लड़की नहीं देखी। राजीव ने प्रताप की बात का कोई जवाब दिए बिना धीरे से कार का दरवाजा खोला और कार के बाहर आकर आगे पीछे चारों तरफ देखने लगा। कार से 2-3 मीटर की दूरी पर कोई लड़की औंधे मुंह गिरी पड़ी थी। डरते डरते राजीव उस लड़की के पास गया। आज उसे अपनी दादी माँ की बताई बातें सच होती प्रतीत हो रहे थे, जो वो बचपन में उसे सुनाती आ रहे थे। वो अक्सर उसे बताते थे कि उस शमशान वाले रास्ते में 10 बजे के बाद कभी मत गुजरना। वहाँ एक खूनी मादा भेड़िया रहती है जो युवाओं को अपना शिकार बनाती है। कहते हैं किसी बड़े घराने की कोई लड़की की डोली उधर से ही गुजर रहे थे और किसी अज्ञात रूहानी ताकत ने भेड़िए के रूप में आकर उस औरत को मार डाला। तब से वो स्त्री रात के समय सज संवर कर बाहर निकलती है और अपने शिकार की तलाश करती है। फिर अपने भयानक वेयरवुल्फ के रूप में बदलकर अपने साथ लड़कों को ले जाती है। फिर उनका क्या करती है आज तक कभी पता नहीं लगा। कई लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। आज भी वहां से गुजरने वाले लोगों का मानना है कि जिस भी वहशी दरिंदे ने नरपच्छी भेड़िए के रूप में उस स्त्री का कत्ल किया था, वो उसका बदला पूरे पुरुष समाज से लेना चाहते थे। गुर्राहट की आवाज के साथ राजीव अचानक से चौंक उठा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर किसी कुत्ते या भेड़िए की गुर्राहट सुनाई दी। राजीव ने उस लड़की की नब्ज को टटोला जो अभी भी औंधे मुंह पड़ी थी। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका था, पर नब्ज धीमी गति से अभी भी चल रहे थे। उसने उस लड़की को पुकारा। कौन हो तुम और इतनी रात के यहाँ इस सुनसान शमशान के पास क्या कर रही हो? गुर्राहट की अचानक ही एक आवाज आई और वो लड़की उठी। उसके भयानक विभत्स चेहरे को देखकर राजीव की चीख निकल गई। उसकी शक्ल एक लड़की से धीरे धीरे एक भेड़िए के रूप में परिवर्तित हो रहे थे। दांत भयानक रूप से बाहर निकलने लगे थे, एकदम नुकीली। कुत्ते और भेड़िए के माफिक कान और नाक बेतरीब ढंग से बढ़ने लगे थे। चेहरे पर, पूरे शरीर पर बाल बढ़ने शुरू हो गए। आंखें एकदम लाल लाल खून के जैसी अंधेरे में भी चमकती हुई। राजीव को सहसा विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी दादी की बताई बातें सच थी। अब उसे अपने परिवार की याद आने लगी। क्या हुआ राजीव? कौन है ये? नहीं। अचानक ही उस स्त्री के बदलते भेड़िए रूप को देखकर प्रताप चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट उस सुनसान शमशान में गूंज उठी।
पर सुनता कौन। भागो राजीव, यहां से भागो, कहता हुआ उसने राजीव की बाह पकड़ी और घसीटते हुए गाड़ी की ओर लाना चाहा। गुर्राहट अचानक ही उस भेड़िया रूपी लड़की ने गुर्राते हुए कहा, यह आज मेरा शिकार है और एक रात में एक ही शिकार करती हूं, तुम यहां से चले जाओ। तुम क्या समझती हो, इस तरह की बनावटी शक्ल बनाकर हमें डरा दोगी? अपनी जान प्यारी है तो यहां से भाग जाओ, कहता हुआ प्रताप ने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। तभी उस मादा आदमखोर भेड़िए की शक्ल में वो लड़की की अट्ठास की आवाज आई। कभी उसकी शक्ल भेड़िए की हो जाती तो कभी लड़की की। ये देखकर प्रताप के शरीर से ठंडे पसीने निकलने शुरू हो गए। कौन हो तुम और हमें मारकर क्या हासिल होगा? अभी बताती हूं, कहते हुए उस भेड़ियानुमा स्त्री ने अपने भयानक जबड़े को खोला और राजीव को जबड़े में लेती हुई वहां से दौड़ पड़ी। राजीव, राजीव, चिल्लाता रह गया प्रताप और वो खूनी मादा आदमखोर भेड़िया राजीव को लेकर अंधेरे में गायब हो गई। प्रताप को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी जल्दी और पलक झपकते ही ये घटना हुई। वो अंधेरे में ही उधर ही दौड़ पड़ा जिधर वो भेड़िया राजीव को लेकर गए थे। चारों तरफ अंधेरा था, कोई गुफा लग रहे थे। भेड़िया उसे अपने जबड़े में दबाए दोनों हाथों से सहारा दिए एक तरफ बढ़ती जा रहे थे। कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहती हो? राजीव ने उसके जबड़े से निकलने की असफल कोशिश की। उसे लग रहा था कि उस माता नरभक्षी भेड़िए के चंगुल से शायद वो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और बोला, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देती? तभी उस भेड़िए ने राजीव को जबड़े से बाहर निकाला और अपने हाथों से धक्का दिया। वो लुढ़कता हुआ एक पत्थर से टकराया। उसके सामने एक डरावनी मूर्ति बनी हुई थी जिसके आगे एक दिया जल रहा था। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि अचानक ही उसे फिर उसी भेड़िए की आवाज सुनाई दी जो कि बहुत ही तेजी से गुर्रा रहे थे। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाई हो? राजीव जोर से चीखते हुए बोला, मुझे एक श्राप से मुक्ति पानी है। तभी एक आवाज गूंज उठी जो कि किसी भेड़िए और औरत की मिली जुली आवाज थी। कैसा श्राप? तुम मेरा 100वां शिकार हो और आज मैं इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। आज मुझे आजादी मिल जाएगी। जिसके बाद उस भेड़िया स्त्री ने बताना शुरू किया वो श्राप जो उस रूहानी ताकत वाले आदमखोर भेड़िए ने मुझे गले में काट कर दिया था। उसी की वजह से मैं भेड़िए के रूप में बदल चुकी हूँ। उसका खून मेरे खून में मिल गया था और उसकी रूहानी ताकत मेरे अंदर आ गई। मैं मुक्ति चाहती हूँ। मैं थक चुकी हूँ इस भेड़िया मानव के रूप में। उसकी सारी बातें सुन राजीव बोला, पर किसी निर्दोष को मारकर अपने श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हो? बल्कि पाप के दलदल में तुम धंसती जा रही हो। वो रूहानी ताकत वाला आदमखोर भेड़िया मानव बस तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है वो। फिर दोनों के बीच कुछ बातें इशारे में हुई। मैं तुम्हारा विश्वास कैसे कर लूं? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहते हुए उसने फिर से राजीव को अपने दोनों हाथों से किसी बच्चे के माफिक उठा लिया और एक तेज गड़गड़ाहट हुई और फिर तभी अचानक से गोली चलने की एक तेज आवाज आई। दरअसल वहां पर प्रताप पहुंच चुका था और प्रताप ने गोली सीधे उस वेयरवुल्फ के दिल में मारी थी।
जैसा कि एक वेयरवुल्फ को मारने के लिए ही गोली चलाया हो। वो वेयरवुल्फ एकदम से जमीन पर जा गिरी और तभी वो धीरे धीरे बदलने लगी और उसका पूरा चेहरा वापस से एक खूबसूरत लड़की में बदल गया। राजीव तुरंत ही भागकर उस लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा। वो उसे किसी भी हाल में मरने नहीं देना चाहता था, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस वेयरवुल्फ ने, या फिर यूं कहें कि अब उस लड़की ने राजीव के हाथों में ही अपना दम तोड़ दिया। राजीव की आंखों से भी कहीं ना कहीं आंसू के 2 बूंद छलक आए। खैर, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं था। जिसके बाद प्रताप ने राजीव को संभाला और वो दोनों दोस्त वहां से निकल गए।